हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं वाटर एंड आई सॉल्यूशंस इन फूड के पार्ट 3 के ऊपर। यस, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें चेक करिए, नेक्स्ट इस वीडियो पर जंप करिए। खैर, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। और मैं बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसी क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। इसके जो पिछली क्लासेस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी क्लासेस ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा एंड नोट ज़रूर बनाइएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ क्लैरिटी आ पाएगी। खैर, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। एंड सबसे पहले जंप करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि बाउंड वाटर क्या होता है। फिर हम समझेंगे वाटर एक्टिविटी क्या होता है। एंड इसके बाद हम समझेंगे मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स, उसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लास्ट में समझेंगे हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म का ही पार्ट है, बट एक अलग से टॉपिक इसे दिया गया है मेरी तरफ से, क्योंकि इसमें कुछ बात है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज बाउंड वाटर। सो हेडिंग हो जाती है बाउंड वाटर। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली क्लास पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस पहली हेडिंग से ही हमारी जो पिछली क्लास की अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू होने वाली है। मैं तो पिछली क्लास को मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ी हुई है, तो चलिए मैं बताता हूँ। बाउंड वाटर, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वाटर के इंटरेक्शंस। वाटर इंटरेक्शंस जिसमें कि हमने 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट यूज़ किए थे, है ना। आयन, नॉन पोलर और पोलर सॉल्यूट्स। वैसे मैंने न्यूट्रल पोलर बोला था, ठीक है, न्यूट्रल पोलर सॉल्यूट्स। इनके जो बीच में इंटरेक्शन होता है वाटर के थ्रू, वो कैसा कैसा इंटरेक्शन होता है, चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आयंस और वाटर के बीच में होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप आपको याद होगा इंटरेक्शन, ठीक है। नॉन पोलर के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा। नॉन पोलर और पोलर सॉल्यूट में थोड़ा सा अंतर आता है, आपको याद होगा। नॉन पोलर में डाइपोल को इंड्यूस करना पड़ता है, वही पोलर में डाइपोल पहले से होता है। तो ये हो गया, वाटर तो डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को मैं INTER इतना ही लिख रहा हूँ। पोलर सॉल्यूट्स में कैसा हो गया इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फाइन, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, ये पुरानी क्लास का रिवीजन ही हो गया, बट इसके अंदर भी बहुत अच्छी स्टोरीज थी। आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देखना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, वैसे मैं इनकी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, सो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, हमने बात करी थी पिछली क्लास में, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है अराउंड 25 kBt, ठीक है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मतलब हाईएस्ट होती है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी 0.5 kBt, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है अराउंड 10 kB, ठीक है। ये kBt हमारा एनर्जी का टर्म होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। खैर, 25 kBt, 0.5 kBt एंड 10 kBt के अराउंड हमारी जो स्ट्रेंथ है वो होती है इनके इंटरेक्शंस की। अब आपको यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की, और सबसे कम किसकी है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की। समझने वाली ये बात है कि बाउंड ऑर्डर का मतलब क्या है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हाइड्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट, जब मैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन की बात कर रहा था, है ना। इनर सेल आउटर हाइड्रेशन सेल की हमने बात करी थी। तो वहां पर हमने देखा था कि जो Na+ का आयन था, वो जो वाटर मॉलिक्यूल उसके फर्स्ट लेयर बन रही थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग लेयर थी, मतलब वहां पर वाटर का ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हो सकता था, मतलब वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे। बाउंड का मतलब ही क्या होता है ना। बाउंडेशन का मतलब तो आपको पता होगा, सीमा, है ना, मतलब किसी भी चीज की लिमिट। एक और दूसरा टर्म लिमिट,
सो बाउंड वाटर को हम लिमिट वाटर भी बोल सकते हैं। चलो मैं तो लिमिट वाटर भी बोल सकता हूँ। खैर, बाउंड वाटर और लिमिट वाटर दोनों एक ही टर्म है। बाउंड वाटर का मतलब कोई उसके आगे लिमिट आ गई है, मतलब यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि जैसे कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती। अब वाटर केस में क्या करेंगे भाई, इसका मूवमेंट ही हम देखेंगे। सो अगर मूव नहीं कर रहा है वाटर तो वो हो गया बाउंड वाटर। अब वाटर मूव किस केस में नहीं करेगा? ऑब्वियस है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में थोड़ा सा कम जो वाटर मॉलिक्यूल है अपना मूव करेगा, और वहीं पर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा। लेकिन आयन डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर 25 केवीटी जो इसकी एनर्जी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल है टाइटली बाउंड। ये बात समझानी थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड होते हैं किसमें? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस के केस में। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है हमारा वो एक तरह से कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है ना। डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। सो वाटर मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड होते हैं इसलिए वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। एंड ऐसे ही वाटर का जो टर्म है उसे हम बोलते हैं बाउंड वाटर। मतलब फूड के अंदर तो वो वाटर है लेकिन उसकी एक लिमिट है कि वो केमिकल रिएक्शंस या अदर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ऐसे जो वाटर कंटेंट है उसे हम बोलते हैं बाउंड वाटर। आई होप आपको बाउंड वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन का ही थोड़ा सा और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा Na+ का एटम पिछली क्लास में, है ना। इसकी जो एक होता है ना सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, अगर आपने सुना हो, जो Na+ की सेल्फ एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी ऑफ एटम या किसी भी चार्ज की सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज इन अनहाइड्रेटेड स्टेट वो होती है E इक्वल्स टू ZE का होल स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ER और E। ठीक है, अब ये कौन कौन से टर्म्स हैं? अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा पार्ट, कूलॉम्स लॉ वगैरह क्लास 12 का पार्ट, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो तो ZE इक्वल्स टू हमारा चार्ज होता है ना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा Q होता है। अगर आपको वो टर्म्स याद आ रहे हो, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, एप्सिलॉन R हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम हो गया, ये A जो है ये है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो मैं ये बता क्यों रहा हूँ? तो मैं इसलिए बता रहा था कि जो सेल्फ एनर्जी Na+ एटम की है ना, अनहाइड्रेटेड स्टेट में वो होती है 681 किलो जूल पर मोल। अगर ये अनहाइड्रेटेड स्टेट में इसकी एनर्जी है सेल्फ एनर्जी 681 किलो जूल पर मोल, तो अगर मान लो Na+ से हमारे 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए, ठीक है, मतलब वैसे अटैच इस इंटरेक्शन के थ्रू, तब बताइए क्या होगा? तो ये जो एनर्जी है वो उसकी रिड्यूस होके पता है कितनी बन गई? 365 किलो जूल पर मोल। ये डेटा है, मुझे मिला है किसी बुक से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए? बाउंड वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए। सो 365 किलो जूल पर मोल उसकी एनर्जी हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है जब उससे 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो हर वाटर मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी एक्वायर कर ली देखा जाए तो? ईच, आई होप यहाँ तक बोर्ड विजिबल होगा, वाटर मॉलिक्यूल हैज -91 किलो जूल पर मोल। साइन से कंफ्यूज मत हो ना, मतलब वाटर ने इससे मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ने -91 किलो जूल पर मोल एनर्जी इससे ले ली। ठीक है, ऐसे ही जब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से उसकी जो एनर्जी हुई थी वो 365 किलो जूल पर मोल हो गई, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने -91 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो ग्रैस्प करी होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि Na+ ने जो भी अपने आयंस है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं,
उनको जो एक्वायर किया है, 4 वाटर मॉलिक्यूल अगर उसने अटैच किए तो वो इतने टाइट अटैच किए कि वो बाउंडेड हो गए, मतलब वो अब मूव नहीं कर सकते। और ऐसे जो कंडीशन आ जाती है वाटर के पास, जब वो मूव नहीं कर पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं बाउंड वाटर। जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तब हम उसे बोलते हैं बाउंड वाटर। हाँ, ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्या मतलब बाउंड वाटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं, बट ये राउंड ऑफ जो बोल सकते हैं अप्रोक्स डेफिनेशन जो मैंने आपको देने की कोशिश करी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा बाउंड वाटर का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज आर वाटर एक्टिविटी। अब बात करते हैं वाटर एक्टिविटी के ऊपर, तो चलो हेडिंग लिख लेते हैं, वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल होता है उसका, आई होप आपको पता होगा। इट इज AW। ठीक है, अभी पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही मैंने कहीं बात करी थी कि जितना भी ज़्यादा वाटर के अंदर, मतलब फूड के अंदर कोई भी वाटर कंटेंट ज़्यादा है तब वो उतना ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। मतलब किसी भी फूड सैंपल के अंदर अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला था। बट रिसर्चर्स ने कुछ और भी प्रोडक्ट्स को देखे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे, तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है। मतलब वाटर कंटेंट अगर किसी चीज़ में ज़्यादा है, किसी फूड में ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फूड प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा पेरिशेबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर एक्टिविटी का टर्म जो है वो इसी बेसिस पर आया कि किसी फूड प्रोडक्ट में लेट से वाटर कंटेंट ज़्यादा है ना, बट स्टिल वो ख़राब नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वाटर कंटेंट कम है लेकिन वो ख़राब हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ऐसे कई सारे फूड प्रोडक्ट्स देखे जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट तो सेम था लेकिन उनकी पेरिशेबिलिटी में डिफरेंसेस थे। अच्छा, तो अब इसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया टर्म लाया विच इज़ वाटर एक्टिविटी। उसके अंदर भी अभी हमने एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, बाउंड वाटर। बाउंड वाटर क्या होता है, वो वाटर का पार्ट जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। तो फिर अगर वाटर की वजह से हम कहते हैं कि फूड प्रोडक्ट खराब हो रहा है और वही वाटर जब रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वाटर कौन सा रिएक्ट कर रहा है, वो वाटर रिएक्ट कर रहा है फ्री वाटर। ठीक है, वाटर एक्टिविटी के अंदर कौन सा टर्म है, फ्री वाटर। ये एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा होता है रिएक्शंस डन बाय दिस। इसकी वजह से बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस, है ना, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, वो सब डिपेंड करती हैं फ्री वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अब ये जो टर्म है ना कॉन्सेंट्रेशन, यही हमारा होता है वाटर एक्टिविटी। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फ्री वाटर एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द thermodynamic capacity or the effective concentration of water in solution। अच्छा, ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब हुआ, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से मतलब ये है कि यहाँ पर लेट से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर तो होता है, आपको भी पता है, लेकिन अब वाटर कितना फ्री, मतलब कितना फ्रीली अवेलेबल है, वो डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस पे। मतलब ऑब्वियस है, अभी हमने पढ़े थे बॉन्ड्स के बारे में, है ना, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। तो उन पे क्या होता है, एक्चुअल में वो वाटर इंटरेक्ट ही तो कर रहा है अलग अलग टाइप के सॉल्यूट से। उनकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, वाटर की जो एक्टिविटी है वो घटती है या बढ़ती है सारे इंटरेक्शंस की वजह से। ठीक है, सो उसी वजह से जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो आया वाटर के लिए। अच्छा, तो वाटर एक्टिविटी एक्चुअल में क्या बता रहा है, इट इज डिफाइंड एज द थर्मोडायनेमिक कैपेसिटी और द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अभी यही डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कुछ देर बाद, तो पेशेंस रखिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वाटर एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द थर्मोडायनेमिक कैपेसिटी और द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। इतनी सी डेफिनेशन अभी हमने समझी। अच्छा अच्छा, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन, अभी हमने वाटर के इंटरेक्शंस की बात करी थी ना। अब आपको पता होगा सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता होगा कि नॉन आइडियल में इंटरेक्शंस वाली कुछ
सीन हो जाता है, मतलब या तो इंटरेक्शंस वीकर होते हैं या इंटरेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है, इंटरेक्शन ही नहीं होते हैं, है ना, नो इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई होप ये तो याद होगा आपको। दूसरी बात, जो इंथैल्पी होती है मिक्सिंग की वो जीरो होती है ना, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इंथैल्पी चेंज जीरो होता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, आई होप बढ़ती है, रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हो तब उनकी रैंडमनेस तो बढ़नी है। अच्छा, डेल्टा जी ये जीरो से कम होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं कम होगा, अरे ऑब्वियस है कम होगा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में खुद से नहीं मिल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हमें कराना पड़ेगा, तब डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ खुद से जब होती है तो डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, ठीक है। सो आइडियल सॉल्यूशन के केस में अगर मैं बोलूँ इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मुझे बतानी है ना वाटर की, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, हम यूज़ करते हैं, याद होगा, मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, किसका, वाटर का। देखो x ऑफ H2O इक्वल्स टू n ऑफ H2O, यानी कि मोल्स ऑफ H2O अपॉन में मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया किसका टर्म, मोल फ्रैक्शन का। ये मोल फ्रैक्शन ही क्या बताता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बताता है ना वाटर की सॉल्यूशन के अंदर। जरूरी नहीं है वाटर हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी हम निकालेंगे तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बताएगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का ही तो टर्म हुआ। जैसे मैंने बोला आइडियल सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, तो ये जो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है वाटर का, ये तो कंप्लीटली फ्री है ना, मतलब यहाँ पर तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि ये जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ये इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन हुई सॉल्यूशन की, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि ये हमारा फ्रीली मूव कर रहा है। तो जो टोटल नेट कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी वाटर एक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगी आइडियल सॉल्यूशन केस में। लेकिन वही नॉन आइडियल के सॉल्यूशन की बात आई तब थोड़ा सा सीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शंस होते हैं, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू जीरो नहीं होता है, डेल्टा एस हमारा ग्रेटर देन जीरो ही होता है मोस्टली, लेकिन डेल्टा एस हमारा लेस देन भी हो सकता है जीरो से, अगर एसोसिएशन हो गया तब क्या करेंगे, है ना। डेल्टा जी हमारा ऑब्वियस है ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और डेल्टा जी लेस देन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना, सॉल्यूट के नेचर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ अगर नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शंस है तो इंटरेक्शन में हमने बात करी थी, है ना, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। काफी शॉर्ट लिख दिया मैंने बट आई होप आपको पता होगा, ठीक है। नॉन आइडियल केस में अगर मोल फ्रैक्शन हम कह सकते हैं कि उतना इफेक्टिव तो है मोल फ्रैक्शन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो कि होता है गामा, ठीक है। मैं तो इसे गामा बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर मुझे वाटर एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बतानी है किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो मतलब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ इंटरेक्शंस है वाटर और सॉल्यूट के बीच में, तब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में वाटर एक्टिविटी आएगी वो हमारी आएगी, देखो, ए डब्ल्यू इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू में एक्स डब्ल्यू। ये डब्ल्यू हमारा वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि नॉन आइडियल केस में जो हमारा वाटर एक्टिविटी है वहाँ पर एक एक्टिविटी कोफिशिएंट टर्म आ जाएगा, और वहीं पर जो आइडियल सॉल्यूशन है वहाँ पर डायरेक्ट हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है और यहाँ पर इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से एक एक्टिविटी कोफिशिएंट जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हम लेके आए, ठीक है। आई होप आपको ये वाटर एक्टिविटी का इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं थोड़े से आगे वाले टॉपिक पे, तो आप एक बार इसे नोट कर लो फिर हम चलते हैं आगे। तो अभी हमने बात करी थी डायरेक्ट इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकालने की वाटर की सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ये प्रोसेस इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन डिफिकल्ट है। सो इसके लिए हमने मतलब इस अप्रोच को सिंपल बनाने के लिए हम एक इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर की इक्वेशन, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, क्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू यू डब्ल्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एफ डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू नॉट, ठीक है। जहाँ पर ये एफ डब्ल्यू अपॉन एफ डब्ल्यू नॉट हमारा इक्वल होता है, अभी बताता हूँ एक एक टर्म का मतलब क्या क्या है, बट वाटर एक्टिविटी हमारी इक्वल होती है फ्यूगेसिटी अपॉन में फ्यूगेसिटी ऑफ प्योर वाटर। चलो अभी समझाता हूँ। सो ये हमारी इक्वेशन कब लगती है, व्हेन
देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन aqueous phase and vapor phase, ठीक है, इन अ सिस्टम, सिस्टम सही से नहीं लिख पाया मैं, इन अ सिस्टम, ठीक है। सो बिटवीन एक्वस फेज एंड वेपर फेज इन अ सिस्टम, जब एक इक्विलिब्रियम बन जाता है बिटवीन एक्वस फेज एंड वेपर फेज इन अ सिस्टम, तब हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जहां पर कि UW क्या है हमारा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, ठीक है, एट टेम्परेचर T, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का भी टर्म है ना। बाकी ये क्या हो गया, केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट टेम्परेचर T, ये तो सिस्टम में था, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन सिस्टम लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन सिस्टम एट टेम्परेचर T, ठीक है। और वहीं पर केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट टेम्परेचर T, म्यू UW नाउ, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, FW यहाँ पर देखते हैं पहले, FW ये क्या है, ये है फ्यूगैसिटी, फ्यूगैसिटी ऑफ वाटर इन फ्यूगैसिटी ऑफ वाटर अबव फूड सैंपल, ठीक है। और वहीं पर FW क्या है, FW नॉट सॉरी, ये है फ्यूगैसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर। तो फ्यूगैसिटी का मतलब क्या होता है, चलो ये समझ लेते हैं। सो फ्यूगैसिटी, इसका मतलब होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। अच्छा, सो एस्केपिंग टेंडेंसी, अगर मैं बोलूं कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से एस्केप करना चाहेगा, एक्वस फेज से या वेपर फेज में, तो जाहिर है आपका आंसर होगा एक्वस फेज। सो फ्यूगैसिटी वही है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ H2O मॉलिक्यूल टू गो फ्रॉम एक्वस फेज टू वेपर फेज, ठीक है। वेपर को मैं VAP मैंने अगर कहीं लिखा हो तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं यूज कर दूँ। खैर एक्वस को मैंने AQ से लिखा है, ठीक है। सो फ्यूगैसिटी क्या है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गो फ्रॉम एक्वस फेज टू वेपर फेज। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। लेकिन फ्यूगैसिटी से अगर मैं बोलूँ कि कुछ लिंक कर रहा है क्या, कुछ आपको याद आ रहा है, तो अगर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा याद करो, वेपर प्रेशर आपने सुना होगा, है ना, वेपर प्रेशर का टर्म आपने सुना होगा, क्या इसमें और इसमें कुछ लिंकेज है, अगर है तो थोड़ा सा सोचो। मेरे ख्याल से लिंकेज है, क्योंकि फ्यूगैसिटी बता रही है वाटर मॉलिक्यूल एक्वस फेज से वेपर फेज में जाएगा, ठीक है, ये बता रही है। सो वेपर प्रेशर भी क्या है, अगर वाटर मॉलिक्यूल हमारा वेपर फेज में आ गया है तो वो वेपर प्रेशर को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। तो देखा जाए फ्यूगैसिटी और वेपर प्रेशर आपस में काफी लिंकेज है, मतलब लॉजिकली तो लिंक्ड है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि AW हमारा किसके इक्वल है, FW अपॉन में FW नॉट के, ठीक है, वैसे ही हमारा AW किसके इक्वल हो जाएगा, PW अपॉन में PW नॉट, जहां पर कि PW क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव फूड सैंपल, ठीक है। ये भी किसी टेम्परेचर T पे होगा, एट टेम्परेचर T, और वहीं पर PW नॉट क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, बाकी ये टेम्परेचर T आप लिख लेंगे। सो वाटर एक्टिविटी किसके इक्वल हो गया, फ्यूगैसिटी ऑफ वाटर अपॉन में F नॉट W इक्वल्स टू PW अपॉन में PW नॉट। अब
अगर ये टर्म मैंने लिखा है, सो क्या ये टर्म हमेशा वैलिड है, ये सोचने की बात थी। तो बताते हैं कि इक्वेशन ये तभी वैलिड है जब हमारा जो प्रेशर है ना, पेपर प्रेशर, वो 1 atm से कम। ठीक है, व्हेन प्रेशर इज लेसर देन 1 atm, तब हमारे जो डिफरेंसेस आते हैं फिगेसिटी और पेपर पार्शियल वेपर प्रेशर में, वो काफ़ी कम होते हैं। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही सेम रिजल्ट्स देने वाली है। सो हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि इसको डिटरमाइन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। सो जब प्रेशर हमारा 1 atm से कम होता है तब हम इन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वाटर एक्टिविटी डिफाइन करने में हमारी मदद कर सकता है ये फॉर्मूला। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पर्पस में हमारी जो वैल्यू है प्रेशर की वो 1 atm से कम ही होती है। ठीक है, क्योंकि क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे होते हैं। ऑब्वियस है, इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब हमारा क्लोज सिस्टम होगा। ठीक है, नाउ आपने केमिकल पोटेंशियल को समझा एंड आपने फिगेसिटी को समझा, फिर उसका कैसे लिंक है वेपर प्रेशर से ये आपने समझा। एट द एंड आपने ये देखा कि वाटर एक्टिविटी की डेफिनेशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ये कैसे आती है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। एंड अब हम चलते हैं एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, जैसे कि वाटर एक्टिविटी। अभी हमने देखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अब फूड सैंपल एट टेम्परेचर टी अपॉन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट टेम्परेचर टी। सो एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी से इरेज हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पी डब्ल्यू अपॉन में पी डब्ल्यू नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और वहीं पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि वहां पर कुछ इंटरेक्शंस आ जाते हैं, तो ये जो रेशियो है, अभी हमने कुछ बात करी थी ना वाटर एक्टिविटी की, यस, गामा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। आई होप ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक और बात बतानी थी कि ये जो हमारा पी डब्ल्यू अपॉन में पी डब्ल्यू नॉट होता है, ये होता है हमारा रिलेटिव वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम रिलेटिव वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, इस रेशियो को। ठीक है, रिलेटिव वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव वेपर प्रेशर हम इस टर्म को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सो ए डब्ल्यू हमारा एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। देखो, निकाला क्या जा सकता है, इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है ए डब्ल्यू इक्वल्स टू परसेंटेज इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपॉन 100, मतलब परसेंटेज ई आर एच इक्वल्स टू ए डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100। जो परसेंटेज में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है इक्विलिब्रियम पे, वो हमारी इक्वल होती है वाटर एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आपको कहीं देखने को मिला होगा, अगर नहीं देखने को मिला तो आज आपने देख लिया। खैर, आई होप आपको ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला जो रेशियो है पार्शियल वेपर प्रेशर्स का, वो मोल फ्रैक्शन के किस तरह इक्वल हो गया, ये आपको समझ आया होगा। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन हमारी मोल फ्रैक्शन हो गई। वहीं पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें एक एक्टिविटी कोफिशिएंट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर इंटरेक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हुआ होगा वाटर एक्टिविटी का। एक और छोटी सी बात अगर करूं, सो वाटर एक्टिविटी जैसे बोल सकते हैं कि फूड की सेफ्टी और सेल्फ लाइफ बताने के लिए प्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस एक फूड को मेट करनी पड़ेगी। चलो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो टू प्रेडिक्ट फूड शेल्फ लाइफ, water activity can predict it following two conditions। मतलब वाटर एक्टिविटी की मदद से हम फूड की शेल्फ लाइफ के बारे में बता सकते अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। सो पहली कंडीशन क्या है कि एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ thermodynamic equilibrium
maintained between aqueous phase and vapor phase of water in food sample and environment surrounding, ठीक है। इन क्लोज सिस्टम, ऑब्वियस है क्लोज सिस्टम के अंदर ही हमारा ये जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो पाएगा, ओपन सिस्टम में तो नहीं हो पाएगा। सो आई होप ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। देयर मस्ट बी अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन बिटवीन एक्वस फेज एंड वेपर फेज ऑफ वाटर इन फूड सैंपल एंड सराउंडिंग इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो स्टेट है मतलब फेज है, जैसे कि अदर नॉन एक्वस components should not change their phase, है ना। आपने बहुत सारी फेजेस सुनी होंगी, जैसे कि क्रिस्टलाइन टू एमॉर्फस, एमॉर्फस फेज, क्रिस्टलाइन फेजेस। सो यहाँ पर वो फेज चेंज नहीं होना चाहिए। नॉन एक्वस कंपोनेंट शुड नॉट चेंज देयर फेजेस और शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों जो कंडीशंस है इनके बारे में समझ आया होगा। अगर मैं बात करूं कि लाइक ये दोनों कंडीशंस कौन हमारे फूड सब्सटेंसेस जो हैं इनको फॉलो करते हैं। सो हमारे जो लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स ये अच्छे से फॉलो करते हैं इन कंडीशन को। लेकिन वहीं हमारे जो सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर मात खा जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके में रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसी फूड सेफ्टी और स्टेबिलिटी रहने वाली है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि काफ़ी दिन तक हमें रुक जाना पड़ता है इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नॉन एक्वस कंपोनेंट जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स वगैरह में जो स्ट्रक्चर का चेंज है वो आ सकता है ना। नॉन एक्वस कंपोनेंट्स में स्ट्रक्चर का चेंज भी आ सकता है कई दिनों तक रखने में, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। सो लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स तो हमारे आसानी से इन कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, लेकिन वहीं सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स इन कंडीशंस को फुलफिल करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, सेवरल डेज का टाइम ले सकते हैं और उससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, उनका फेस चेंज भी हो सकता है। आई होप आपको वाटर एक्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी। सो अब हम बात करते हैं मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं एंड फिर हम डिस्कशन करते हैं इस हेडिंग के ऊपर। अभी हम तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं, है ना, मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, आइसोथर्म से तो आपका मतलब समझ आ रहा होगा कि आइसोथर्मल कंडीशंस क्या होती हैं जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सेम उसी तरह से सॉर्प्शन का मतलब भी आपको पता होगा। मतलब एक होता है एब्जॉर्प्शन, है ना, एक होता है एडजॉर्प्शन, और उसमें भी फिनोमेना होते हैं। कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, कोई चीज़ डिजॉर्ब हो रही है ना। डिसॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। तो सॉर्प्शन कई टाइप्स है। फिर मॉइस्चर मतलब वाटर। सो वाटर का हम देखने वाले हैं रिमूवल, एडिशन एट सर्टेन टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो एक्चुअल में हम ये जो कर्व है, मतलब मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म, एक कर्व ही हमें बन के दिखेगा। तो एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है। सो ऐसा समझो कि वाटर एक्टिविटी जो है ना, फूड की शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी को इस तरह से मैटर करता है कि और कोई वेरिएबल इसके आसपास भी नहीं है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ह्यूमिडिटी एक टर्म है जो कि चेंज होती रहती है कई बार, है ना। उसकी वजह से फूड में कई सारे चेंजेस आते हैं। उसके बारे में हम इस कर्व के अंदर पढ़ने वाले हैं, मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म। सो ऐसे समझो कि मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म बनता तो दो कर्व है ना, मतलब दो कर्व है इसके अंदर। एक होता है रिसॉर्प्शन और एक होता है डिसॉर्प्शन। मतलब कि रिसॉर्प्शन का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। तो रिसॉर्प्शन में ये होता है कि एक हम फूड सब्सटेंस लेते हैं एकदम ही ड्राई, ठीक है, और उसको हम ह्यूमिडिटी चैम्बर्स में रखते हैं जहाँ पर जो फूड सब्सटेंस है हमारा वो वाटर गेन करता है, मतलब सराउंडिंग से वाटर को लेता है और अपने अंदर फिल करता है, जिसकी मदद से क्या होता है, उसका वेट गेन हो जाता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। ये हो गया रिसॉर्प्शन।
डिसॉर्प्शन में क्या होता है, एक फूड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, धीरे धीरे करके मतलब हम ह्यूमिडिटी कम करते जाते हैं और यहाँ पर जो वाटर है कंटेंट है हमारे फूड सैंपल के अंदर वो धीरे धीरे लीच आउट हो जाता है, ठीक है, फूड के सब्सटेंस के अंदर से, और वो एंड में एक स्टेट पर आ जाता है जहाँ पर वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। यही हमें समझना था रिसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं, उनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं तीन जनरल कर्व जो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो देखो तीन टाइप के कर्व्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स वी विल सी। तीन टाइप के कर्व जनरली हमें दिखते हैं, बाकी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वैल्यूज का डिफरेंस तो आते ही, बट जो जनरल कर्व होगा, जनरल नेचर होगा कर्व का, वो इन तीन से ही मिलता जुलता होगा। जैसे कि पहले तो ये समझो कि मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म बनता किसके किसके बीच में। सो इतना तो आपको समझ आ रहा है, वाटर एक्टिविटी का तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि वाटर एक्टिविटी हमारी डिटरमाइन कर रही है कि किसी भी फूड सब्सटेंस पे कितना वाटर होगा, है ना। सो अभी हमने पिछली टॉपिक में पढ़ा था वाटर एक्टिविटी क्या थी, फ्यूगेसिटी, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम एक्वस टू पेपर फेस। वैसे ही यहाँ पर मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर जो वाटर एक्टिविटी है वो होती है एक्स एक्सिस में, और जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, वो होता है वाई एक्सिस पे। मतलब हम देखने वाले हैं वाटर एक्टिविटी और वाटर कंटेंट का रिलेशन, ठीक है, इन एट डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटीज, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं, उस पर क्या चेंज आता है वो हम देखने वाले हैं। अब ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है वाटर एक्टिविटी इम्पैक्ट करेगा। देखो ए डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100 इक्वल किसके था, परसेंटेज इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, है ना। सो ए डब्ल्यू और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपस में रिलेटेड है ही। अब मैंने बोला कि तीन टाइप के आपको कर्व्स देखने को मिलेंगे। एक कर्व देखो आपको कैसा मिलेगा, ये आया एक कर्व, ये कैसा कर्व है, तो एक एक करके बताता हूँ। एक कर्व हो गया ये आपका, एक ये कर्व हो गया, एक कर्व हो गया आपका ये। इन तीन टाइप के कर्व आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि ये वाला कर्व हमारा देखने को मिलता है एंटी केकिंग एजेंट्स में, ठीक है। जैसे आपने सिलिका सुना होगा, सिलिका जेल, और आपने सॉल्ट्स देखे होंगे, कौन से सॉल्ट्स, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो ये होते हैं काफ़ी, जैसे बोल सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक, है ना, मतलब वाटर आया नहीं कि तुरंत रिएक्ट, ठीक है। एक और ये आया कर्व, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल, इसका सिग्मोइडल शेप है ना, सिग्मोइडल कर्व। यहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं वो जनरली हमारे प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, वो ना ही इतना ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब कि वाटर बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, ना ही इतने स्लो होते हैं कि वाटर बहुत देर में रिएक्ट करेगा। सो ये वाटर एक्टिविटी पे एक अच्छा खासा कर्व देते हैं, काफ़ी लीनियर कर्व देते हैं। वहीं पर ये लोग जो दो आपको कर्व दिख रहे हैं ऊपर और नीचे वाले, इनका एक देखो, इसका सडन राइज है एंड इसका एक पॉइंट के बाद मतलब डिक्लाइन है, मतलब पूरा वाटर ये ग्रैब्स कर लेता है, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन देखें, इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं जे कर्व, ठीक है। अच्छा, सो जे कर्व वाले कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, जैसे कि एग्जांपल में शुगर्स, बाकी और एग्जांपल आप देखना। शुगर मैंने एक एग्जांपल दिया, जो कि मतलब एक सर्टेन वाटर एक्टिविटी के बाद इनका कर्व बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो कौन से सर्टेन वाटर एक्टिविटी है की वैल्यू है जहां पर ये कर्व एकदम से ऊपर जाता है, वो है ए डब्ल्यू इक्वल्स टू 0.8, मतलब इक्वल टू नहीं बोलूंगा बट हाँ, जनरली वाटर एक्टिविटी एट 0.8, ये जो जे कर्व है ये हमें देखने को मिलता है जिसमें कि सडन राइज होता है। सो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेली इक्वेशंस पॉइंट। अगर आपने डेली इक्वेशंस के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है, तो आई होप आपको डेली इक्वेशंस पॉइंट भी समझ आ गया हो क्या है यहाँ पर ये डेली इक्वेशन शब्द क्या बताना चाह रहा है।
ठीक है, आपको ये 3 कर्व देखने को मिले वाटर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी के, जिसमें कि ये जो सिग्मोइडल कर्व है ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस है एंटी केकिंग एजेंट्स हमारे वाटर को डायरेक्टली अटैक कर लेते हैं, और वहीं पर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ये एक सर्टेन वाटर एक्टिविटी पे ही एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जो सिग्मोइडल कर्व है इसका कर्व देखो काफ़ी, मतलब कभी यहाँ पर ग्रोथ है फिर यहाँ पर ग्रोथ है, तो यहाँ पर है कुछ चेंजेस जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं, एक सेपरेट ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, सो आई होप आपको मॉइस्चर ऑप्शन आइसोथर्म धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दूं, SALTS सॉल्ट्स। ठीक है, सो आप एक बार इसके नोट्स बना लो, फिर हम चलते हैं इसके कर्व पे जहाँ पर हम सीखने वाले हैं सिग्मोइडल कर्व के बारे में। ठीक है, तो ये मॉइस्चर ऑप्शन आइसोथर्म कर्व है जो सिग्मोइडल कर्व के लिए, मतलब उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही फूड सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, है ना। क्रिस्टलाइन और जो एंटी केकिंग एजेंट्स टाइप सब्सटेंसेस हैं ये हमें बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हम बात करने वाले प्रोटीन्स और गम्स वगैरह के ऊपर, जहाँ पर हमें इस टाइप का कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो पर ग्राम H2 पर ग्राम ड्राई मैटर, मतलब पर ग्राम ड्राई मैटर में कितने ग्राम वाटर वाटर है, ये उसका कर्व है। ठीक है, मतलब ये उसका एक्सेस है। नेक्स्ट यहाँ पर है वाटर एक्टिविटी का ग्राफ। ठीक है, 0 से शुरू होके 1 तक इसकी वैल्यू जा रही है। ओके, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने 3 जोन बना के रखे हैं। किस लिए बना के रखे हैं, एक एक करके समझते हैं। सो यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें समझानी है, जैसे कि थोड़ा फिगर आई नो उतना सही नहीं लग रहा है, सो मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा देता हूँ। इस इमेज को आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, अगर आपको इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा जोन है इसके ऊपर अगर हम बात करें, देखो इसको हम जोन 1 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हो, जो वाटर एक्टिविटी है ना, काफ़ी कम है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट ये ग्रैब कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, जो सबसे पहले इंटरेक्शंस होते हैं वाटर के और किसमें, ड्राई मैटर में, वो होंगे बिटवीन आयंस। ठीक है, अभी बताता हूँ इसकी खासियत देख, क्यों मैं कह रहा हूँ ये आयंस ही होंगे, मतलब जिनसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा समझो कि जोन 1 के अंदर इंटरेक्शन विद आयंस होता है। ठीक है, कुछ पोलर ग्रुप्स भी आएंगे जब यहाँ पर हम इस फेज में आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के फेज में, यहाँ तक तो अभी हमारा आयंस ही चल रहा है। ठीक है, सो इंटरेक्शन विद आयन बिटवीन आयंस होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर बाउंड वाटर भी होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ग्लासी हार्ड स्टेट होती है अभी भी यहाँ पर जो ड्राई मैटर है उसकी, ग्लासी हार्ड मैटर इज देयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बोला आयंस और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाटर है ये फ्रीजिबल नहीं होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर भी, मतलब अनफ्रीजिबल। टिल -40 डिग्री सेल्सियस तक, इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की और बात करें, सो ये हमारा कंस्टिट्यूट करता है, जो जोन 1 है ये 7% वाटर इसमें आ जाता है, 7% वाटर अटेन बाय जोन 1, मतलब जोन 1 से हमारा 7% जो नेट वाटर है वो अटेन कर लेता है। ठीक है, इतने से कर्व में आई होप आपको जोन 1 के बारे में क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, कि इसके बीच में इंटरेक्शंस होता है आयन और वाटर मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ये -40 डिग्री सेल्सियस पर भी अनफ्रीजिबल रहता है, बाउंड वाटर होता है। अभी जो ड्राई मैटर है उसका स्टेट ग्लासी हार्ड होता है। ठीक है, और 7% वाटर ये अटेन करता है जोन 1 के अंदर। अब अगर जोन 2 की बात करें, ठीक है, आओ जोन 2 की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, सो जोन 2 में आप देख रहे हो कि 0.2 से हम जा रहे हैं 0.85 तक, है ना, फ्रॉम 0.25 टू 0.85। ठीक है, अभी आपने ये चीज़ नहीं देखी कि एक ये चीज़ और एक ये चीज़ बाकी रह गई, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट
जैसे बोल सकते हैं यहीं पर एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, किसका, हमारी फूड की शेल्फ लाइफ को प्रेडिक्ट करने का, या हम बोल सकते हैं फूड की शेल्फ लाइफ जो है वो स्टेबल इस पैरामीटर के ही अंदर रहेगी, इसके ऊपर जाएंगे तो फूड जल्दी खराब होगा। ये कंडीशन काफी मतलब क्रिटिकल है, मतलब यहाँ पर तो हमारा फूड स्टेबल रहेगा ही, यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि वाटर काफी ज्यादा होगा, यहाँ पर स्टेबल रह लेगा क्योंकि वाटर काफी कम। लेकिन इस स्टेट में, यहाँ पर इस स्टेज में, इस फेज में काफी चांसेस हैं हम वाटर की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं, है ना, हम फूड की प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकते हैं। जोन 2 को ये समझना चाहिए कि 0.25 और 0.85 के बीच में इसका कर्व आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लेयर है, इस लेयर के बारे में अगर बात कर ले पहले, ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं बीईटी लेयर, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे है, अगर मुझे याद आ रहा हो तो, ब्रू न्योर, है ना, ये है एमिट एंड ये है टेलर। These 3 researchers give the name to this line which is BET layer। यहाँ पर क्या होता है, पोलर ग्रुप्स का जो अट्रैक्शन है वो शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना, यहाँ पर तो आयंस थे जोन 1 के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पोलर ग्रुप्स हैं, मतलब सारे पोलर ग्रुप्स नहीं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पोलर ग्रुप्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। बस इतना ही बताना था बीईटी लेयर क्या है, ठीक है। अब हम जोन 2 पे चलते हैं। जोन 2 में वाटर एक्टिविटी का रेंज क्या है, 0.25 से 0.85। यहाँ पर होता क्या है, काफी जैसे बोल सकते हैं क्रिटिकल है, क्रिटिकल फॉर ऑल्टरिंग द प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट चेंज आएगा किसमें, फूड सब्सटेंस में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है ऑल्टर करने का, यहाँ पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है ऑल्टर करने का, ठीक है। जो मेन हम काम कर सकते हैं वो इस एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। सो जोन 2 में ऐसा होता है कि वाटर हमारा, जैसे बोल सकते हैं कि मल्टी लेयर तो नहीं बनाता है, मल्टी लेयर जोन 3 में बनाता है। यहाँ पर कुछ लेयर्स बन जाती हैं, मोनो और बाई लेयर, जिसकी वजह से जो वाटर का पॉपुलेशन है गेट्स डेंस, लिटिल डेंस लिख देते हैं, ठीक है, लिटिल डेंस, एंड इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज प्लास्टिसाइजर ऑल्सो। प्लास्टिसाइजर मतलब प्लास्टिक जैसे बिहेव करने लगता है हमारा यहाँ पर फूड सब्सटेंस, ठीक है। सो थोड़ा सा जो ट्रांजिशन है, अब यहाँ पर ये हार्ड की जगह, हार्ड मैटर की जगह ये सेमी हार्ड मैटर हो जाता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली हार्ड नहीं रह जाता है हमारा मैटर, क्योंकि अब यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे आ गए। ऐसा समझना कि वाटर एक्टिविटी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा फूड सब्सटेंस वाटर कंटेंट उसका इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर ड्राई मैटर का कर्व है, ठीक है भाई, ऑब्वियस है, रिसॉर्प्शन का कर्व तो ऐसा ही होगा, वाटर कंटेंट कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। सो इसमें एक एरो भी दे देता हूँ ऐसे, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि वाटर कंटेंट हमारा धीरे कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बात समझ आई। तो सेमी हार्ड मैटर यहाँ पर क्रिएट हो गया जोन 2 के अंदर। और अगर हम बात करें जोन 3 की, तो यहाँ पर जो वाटर का कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब एक तरह से फुल स्वेलिंग हो जाती है, किसकी, फूड की, फुल स्वेलिंग ऑफ फूड सब्सटेंस, और जो जैसे होता है ना स्पॉइलेज, रिएक्शंस स्टार्ट्स, मतलब यहाँ पर वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बैक्टीरियाज और फंगाई जो भी हैं वो सब अपने स्पॉइलेज रिएक्शंस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब वर्क करना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वो इस फेज में, ठीक है। ये बात हमें समझ आई। जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के अंदर, जोन 2 में हमारा सेमी हार्ड मैटर हो जाता है, जिसे मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा स्वोलन, है ना, स्वोलन हो जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जोन 3 के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है फूड सब्सटेंस की, और स्पॉइलेज रिएक्शन काफ़ी आराम से होने लगती है, ठीक है।
मतलब स्टार्ट्स तो नहीं लिखेंगे, बिकम मोर फास्टर। ठीक है, यहाँ पर भी स्पॉयलेज रिएक्शन शुरू हो जाती हैं क्योंकि अब वाटर एक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो एक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, आई होप आप, मुझे लग रहा है कि इस मॉडल कर्व आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ी और बातें कर लेते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर। क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर? जैसे कि यहाँ पर ग्लासी जो स्टेट थी वो थी जोन 1 के अंदर, लेकिन जोन 2 के अंदर आते आते जो हमारी स्टेट है वो सेमी हार्ड हो गई, स्वोलन हो गई। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कुछ नहीं है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ग्लासी स्टेट हमारी रबर की स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ऐसी स्वोलन टाइप की, मतलब समझ रहे हो, फ्लफी टाइप की, जो फ्लूइड टाइप की स्टेट है वहाँ पर आ जाए, उसे हम बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो यहाँ पर तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि हार्ड मैटर है, वाटर काफ़ी कम है। लेकिन जोन 2 तक आते आते हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, जोन 3 पे हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाता है आराम से एम्बियंट टेम्परेचर पे। एम्बियंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। जोन 3 पे हमारा जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के। आई होप आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक छोटी सी बात और समझ लो कि ये जो हमारा रेंज है ना 0.25 से लेकर 0.85 तक, इसी रेंज को हम बोलते हैं, या इस रेंज में जो फूड्स हमारे लाया करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स। इनके ऊपर भी हम थोड़ी और बातें करेंगे आगे वाले लेक्चर में। अभी बस मुझे ये बताना था कि जो इनकी रेंज होती है 0.25 से लेकर 0.85 तक, इन फूड सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स। इस रेंज को इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ऑल्टर कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के रिएक्शंस को, वाटर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी के रेट को, जिससे कि हमारा फूड की शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकें। आई होप आपको इस कर्व में इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स भी समझ आया होगा, एंड बाकी जो हमने बात करी जोन 1, जोन 2 और जोन 3 की। ठीक है, जोन 3 मैंने ये बताया कि एम्बियंट टेम्परेचर की इक्वल हो जाता है हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या था? हमारा ग्लासी स्टेट से रबर टाइप की स्टेट, रबरी स्टेट में जब कोई सब्सटेंस आ जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि वाटर एक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, है ना। वाटर एक्टिविटी एंड टेम्परेचर रिलेशन। वाटर एक्टिविटी प्रेशर पर उतना खास डिपेंड नहीं करती, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब प्रेशर की वजह से वाटर एक्टिविटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट वाटर एक्टिविटी पे टेम्परेचर की वजह से खास फर्क पड़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, यहाँ पर आपको एक पोटैटो का टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी वाटर एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो वाटर एक्टिविटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन अगर पोटैटोस के केस में देखें, ठीक है, सो एट 20 डिग्री सेल्सियस जो वाटर एक्टिविटी आपको दिख रही है, एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्टिविटी आपको दिख रही होगी 0.32। ठीक है, और वहीं पर आपको 40 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर एक्टिविटी दिख रही होगी 0.42 के अराउंड दिख रही होगी। ठीक है, देखना। एंड एट 80 डिग्री सेल्सियस आपको जो वाटर एक्टिविटी दिख रही होगी वो आपको 0.67 के अप्रॉक्स दिख रही होगी। सो इससे हमें करना क्या है, लाइक 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एक्टिविटी 0.32 है, थोड़ा सा ही तो अंतर है। 40 डिग्री पे 0.42 और 80 डिग्री सेल्सियस पे 0.67। नहीं, इससे रिलेशन ये है कि लेट से मेरा कोई फूड सब्सटेंस है, ठीक है, उसे मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वाटर एक्टिविटी थी 0.2, बट अब मान लो जब वो प्लांट के बाहर से निकला जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुआ है, अब वहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन क्या हो गई, 35 और 40 जा रहा है टेम्परेचर, जो कि बाहर जाता है ट्रांजिट के दौरान और स्टोरेज के दौरान 35 और 40 जा सकता है आराम से। तब क्या होगा, तब मेरी वाटर एक्टिविटी मान लो कितनी हो गई, 0.8 हो गई। तो जैसे ही वाटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी यानी कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। वाटर एक्टिविटी क्या कर रहा है, हमारे फूड की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब वाटर एक्टिविटी कम होगी तो हमारा फूड ऑब्वियस है सही से चलेगा,
लेकिन वाटर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस है उसमें रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट को ख़राब करेंगी। सो आई होप आपको वाटर एक्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन समझ आया होगा। पोटैटो स्लाइसेस के केस में देखा। खैर, अगर वाटर एक्टिविटी बढ़ती है तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से इन जनरल वाटर एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज हिस्टेरिसिस। सो हिस्टेरिसिस की हम बात करते हैं, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, हिस्टेरिसिस। सो हिस्टेरिसिस का फिनोमिना जो है ये हमारा मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर ही देखने को मिलता है। शुरुआत में मैंने बताया था रिसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, जिसमें कि अभी तक हमने किसकी बात करी, रिसॉर्प्शन की बात करी, और अब हम बात करेंगे डिसॉर्प्शन की। पहले तो जो कर्व है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ फिर से। आई होप अच्छी बनेगी ड्राइंग, बट जैसी भी बन रही है मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वाटर कंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है और वाटर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। डिसॉर्प्शन केस में क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था कि फूड सब्सटेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर पहले से ही होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। मतलब वेट गेन उसका हुआ होता है। अब उसे वेट लूज करना है, उसके लिए हम ह्यूमिडिटी को कम करते हैं एनवायरनमेंट की, जिससे कि वो वाटर को लूज कर पाए अपने सराउंडिंग्स में। ठीक है, सराउंडिंग्स में वाटर लूज करेगा तो वो किस स्टेट में जाएगा, ड्राई स्टेट में जाएगा, यानी कि वाटर कंटेंट कम होगा। तो उसका कर्व कैसा आता है, अभी मैं बना रहा हूँ किसके हिसाब से, आई होप आप लोग समझ गए सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। और वहीं पर रिसॉर्प्शन का कर्व कैसा होता है जरा बताना मुझे, अभी तो हम पढ़ चुके हैं कई बार। रिसॉर्प्शन का कर्व अच्छा इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये थोड़ी सोचने की बात है। चलो ये तो मैंने डिसऑप्शन का कर्व बना दिया, अगर आप खुद से एक बार लॉजिक लगाओ और सोचो, मुझे मैं तो बता दूंगा कि हाँ भाई ऊपर जाता है या नीचे से आता है, बट एक बार अगर आप सोचोगे कि डिसऑप्शन का कर्व के नीचे जाएगा, डिसऑप्शन का कर्व या ऊपर जाएगा, तो मज़ा आएगा। ठीक है, आई होप आपने सोच लिया होगा कि डिसऑप्शन के कर्व के नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। सो वो जाएगा नीचे से, ठीक है। और ध्यान रखना ये दोनों, जो डिसऑप्शन का कर्व है और ये जो रिसॉप्शन का कर्व है, ये दोनों आपस में क्या नहीं हो रहे हैं, ओवरलैप तो कर ही नहीं रहे हैं, सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं रहे हैं। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। आई होप आपने हिस्टेरिसिस कर्व कहीं और भी पढ़ा होगा, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्लास 11-12 में आपने एक जगह पर पढ़ा होगा हिस्टेरिसिस। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हिस्टेरिसिस क्या होता है, जब देख रहे हो दो फिनोमेना सुपर इम्पोज करने की जगह दूर दूर भाग गए। सो डिसऑप्शन के दौरान क्या होता है, थोड़ी सी बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों है, इस कर्व में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ से। सो डिसऑप्शन, डिसऑप्शन देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जो फूड सब्सटेंस की कैपिलरीज है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैपिलरी एक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। द हिस्टेरिसिस इज कॉज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, फैक्टर्स और भी हैं, बट जो मेजर फैक्टर है वो है कैपिलरी एक्शन। सो डिसऑप्शन में क्या होता है, फूड सब्सटेंस हमारा क्या हो रहा है, फूड सब्सटेंस हमारा जो वाटर है वो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, इन सराउंडिंग्स। सो अब आप मुझे बताओ, पहली बात तो डिसऑप्शन के दौरान जो हमारी फूड सब्सटेंस के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो नैरो होती हैं, ठीक है, नैरो कैपिलरीज। अब वाटर एक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है, मतलब वाटर बाहर निकल ही नहीं पाएगा आसानी से। तो देखो, जब वाटर एक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा है तब क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर कंटेंट है डिसऑप्शन कर्व में वो ज़्यादा है, क्योंकि जब वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होगी मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो डिसऑप्शन कर्व फॉलो कब होगा, जब वाटर एक्टिविटी कम होनी चाहिए, मतलब तभी तो हमारा फूड सब्सटेंस वाटर ड्रॉप करेगा सराउंडिंग में, जब वाटर एक्टिविटी कम होगी, जब ह्यूमिडिटी कम होगी। सो हो क्या रहा है यहाँ पर डिसऑप्शन कर्व में, हमारा जो कर्व है वो रिसॉप्शन कर्व के ऊपर इसीलिए है क्योंकि वाटर एक्टिविटी हमारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो डिसऑप्शन कर्व है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि कैपिलरीज पर भी एक फोर्स पड़ रहा है जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉप नहीं कर पा रही, ठीक है। सो वाटर एक्टिविटी जब कम होगी तो देख ही रहे हो आप कि हमारा डिसऑप्शन
हो रहा है। जैसे जैसे हमारी वाटर एक्टिविटी कम होती जा रही है, डिसॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन वही उल्टा केस रिसॉर्प्शन के अंदर, आप ये पूछ सकते हो कि रिसॉर्प्शन में, इसी वाटर एक्टिविटी पे रिसॉर्प्शन में वाटर कंटेंट कम क्यों है और इधर पर ज़्यादा क्यों है। अब बात कुछ समझने वाली है, क्योंकि रिसॉर्प्शन के कर्व में क्या हो रहा है, जब डिसॉर्प्शन हो जाता है ना, मैं लिखता हूं आफ्टर डिसॉर्प्शन, या तो कैपिलरीज कोलैप्स कर जाएंगी या मर्ज कर जाएंगी, है ना, कोलैप्स और मर्ज, अब बड़ी हो जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियस है, जब आपको वाटर, उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाना है इस ऑप्शन से, है ना, सो बिगर कैपिलरीज के अंदर तो आराम से वाटर चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वाटर एक्टिविटी। बट जो नैरो कैपिलरीज हैं, जो अभी भी नैरो कैपिलरीज फूड सब्सटेंस के अंदर है, उनके अंदर तो वाटर नहीं जा पाएगा, उनके अंदर तो वाटर में जाने में टाइम लगेगा, मतलब हमें वाटर एक्टिविटी को और बढ़ाना पड़ेगा। सो इसीलिए जो वाटर कंटेंट है हमारा डिसॉर्प्शन कर्व में, वो कम होता है एज कम्पेयर टू डिसॉर्प्शन कर्व, ठीक है, एट सेम वाटर एक्टिविटी। कुछ बात समझ आई। रिसॉर्प्शन कर्व में वाटर कंटेंट कम होता है क्योंकि हमारी जो वाटर एक्टिविटी है वो तो हाई है, बट वो पहले वाइडर जो हमारी कैपिलरीज है उन्हें फिल करेगा, ना कि हमारी जो नैरो कैपिलरीज है फूड के अंदर उन्हें फिल कर पाएगा। जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था डिसॉर्प्शन में, क्योंकि वाटर एक्टिविटी ज़्यादा थी तो वाटर निकल ही नहीं रहा था। लेकिन रिसॉर्प्शन में क्या है, वाटर कंटेंट पहली बात तो धीरे धीरे फिल होगा, ठीक है, उसके बाद वो वाइडर कैपिलरीज में पहले भरेगा, फिर नैरो कैपिलरीज में जाएगा। तो देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर एकदम से ग्रोथ पकड़ेगा, मतलब एक टाइम के बाद ये काफ़ी जल्दी जो है रिगेन कर लेगा अपना वेट, लेकिन कुछ वाटर एक्टिविटी पे हमारा जो डिसॉर्प्शन कर्व है वो ऊपर ही रहेगा हमेशा रिसॉर्प्शन से, ठीक है। डिसॉर्प्शन कर्व हमारा ऊपर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा है एट सर्टेन वाटर एक्टिविटी, एंड डिसॉर्प्शन कर्व में हमारा वाटर कंटेंट उतना नहीं ग्रैस्प कर पाया है किसी सर्टेन वाटर एक्टिविटी पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा डिसॉर्प्शन और रिसॉर्प्शन का फिनोमेना, जिसके बीच में स्टेरेसिस कॉज हो रहा है क्योंकि कैपिलरी एक्शन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, एंड आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है, मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोटोम समझ लिया, एंड वाटर एक्टिविटी को भी समझ लिया। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास, एंड आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एंड दिस क्लास।